हेलो फ्रेंड्स, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कौन सा कोर्स होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, इस कोर्स को हम लोग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं इस कोर्स को करने के लिए, अगर हम लोग ये कोर्स कर लेते तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कहाँ पे हमारी जॉब लगती है, किस सेक्टर में कितनी जॉब लगती है, अगर हमारी जॉब लग जाती है तो कितने पैसे कितनी सैलरी हमें मिलती है। तो ये सारे जो है डाउट्स रहते हैं इस कोर्स को लेके, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स को लेके। तो इन सभी डाउट्स की चर्चा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हर इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। तो पहले समझते हैं एग्जैक्टली कोर्स होता क्या है। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, डीबीएफ यानी डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो आपको बहुत जगह पे डीबीएफ से ये कोर्स रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये कोर्स एग्जैक्टली होता क्या है? सो Diploma in Banking and Finance is a flagship program that aims to educate the students about the operational process and contemporary banking system। तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स होता है वो इसीलिए होता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी इनरोलमेंट करते हैं इस कोर्स के लिए, उनको प्रोसेसेस और जो बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में एजुकेट करना ही इस कोर्स का होता है। यानी इस पूरे कोर्स में जो भी आपका सिलेबस रहता है वो पूरा बैंकिंग को लेके होता है कि बैंकों में क्या क्या चीजें होती है, किस तरह से चीजें काम करती है। तो पूरा बैंकिंग सिस्टम का डिटेल आप लोग इस कोर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये था कि क्वालिफिकेशंस क्या होती है, ये कोर्स कौन कौन कर सकता है। ठीक है, तो मिनिमम देखा जाए तो 12th आपका क्लियर होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। जरूरी नहीं है कि आपने साइंस बैकग्राउंड से या आर्ट्स से या कॉमर्स से, किसी से भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम अगर आपकी 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशंस है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस कोर्स के लिए। बट यहाँ मार्क्स का क्राइटेरिया है कि कम से कम 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। तो मिनिमम 12th क्लास और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसा आपका MIT पुणे, तो ये इंस्टीट्यूट्स क्या बोलता है कि कम से कम ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए 12th सफिशिएंट है, बट बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए जो है ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो ये हमारी क्वालिफिकेशंस को लेकर यहाँ पे इसमें हो गया। अगला डाउट रहता है ड्यूरेशन को लेके कि ये कोर्स कितने टाइम का होता है। तो अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये आपका 1 साल का होता है। इसमें आपके 6 महीने के 2 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो 6 महीने का एक सेमेस्टर है जिसमें आपके कुछ सब्जेक्ट रहेंगे, उनको क्लियर करना रहेगा, और 6 महीने के कुछ और सेमेस्टर है, कुछ और एग्जाम भी क्लियर करने होते हैं। या फिर IIBF जो ये कंडक्ट कराती है तो उसमें आपके 4 पेपर होते हैं, पर उसका जो सिलेबस है वो बहुत डिटेल होता है। IIBF के थ्रू आप सिर्फ इसको 6 मंथ में जो है क्लियर कर सकते हैं। IIBF का जो डिस्कशन है डिटेल में हम थोड़ी देर बाद अभी करेंगे। अभी हम लोग जस्ट ब्रीफ देख रहे हैं कि एक्जैक्टली कोर्स क्या होता है, कौन कौन करवाता है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको IIBF वाला डिटेल में सारा कुछ बताऊंगी कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो उसकी चर्चा थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे। अगर आप मान लीजिए इस रूट से जाते हैं, अगर आप लोगों को इस रूट से जाना है और जिसमें आपको 1 साल लगता है, तो 1 साल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, यहाँ पे सिलेबस दिया गया। तो 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। फर्स्ट सेमेस्टर्स में आपको ये सारे जो है, यहाँ पे कितनी बुक्स हैं, जैसे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, फिर लीगल, तीसरा अकाउंटिंग, चौथा बिजनेस इकोनॉमिक्स, पांचवा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और छठा हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट आपको पहले सेमेस्टर में क्लियर करने होते हैं। फिर आता है आपका दूसरा सेमेस्टर, उसमें आपका मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस लॉ, टैक्सेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, रिटेल बैंकिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स, बिजनेस कम्युनिकेशंस एंड एथिक्स। तो ये सारे 6 सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 2 में जो है पढ़ने होते हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा बल्कि है। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, IIBF, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसकी डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग इस रूट से जाते हैं 1 ईयर वाले से, तो आपको ये सारे के सारे 12 सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ते हैं, 12 सब्जेक्ट, जिसमें आपको पूरे 2 सेमेस्टर लग जाते हैं। इसके लिए आपकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। कहाँ से, वो सब अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके, या तो आप इस 2 सेमेस्टर्स 1 ईयर 12 सब्जेक्ट के साथ जाइए, या फिर 6 मंथ 4 सब्जेक्ट के साथ जाइए। ठीक है, तो उसकी हम अभी बात करेंगे कि 4 सब्जेक्ट हम कैसे इसको कर सकते हैं। इसके फी की बात करते हैं तो नॉर्मली जहाँ पे आपके, ये मैंने बताए थे कि आपके 12 जो है सब्जेक्ट्स 2 सेमेस्टर, तो वहाँ पे आपके कॉलेजेस की फीस अलग अलग होती है। बहुत से कॉलेज में क्या होता है कि आपका पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम में आपका रीजनिंग, बैंकिंग, इंग्लिश और जो है आपका मैथ्स, ये सब पूछा जाता है। किसी किसी जो बड़े कॉलेज है वहाँ पे आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है। उसके बाद आपको सिलेक्शन मिलता है इस कोर्स को करने का, या बहुत से कोर्स में आप ऑनलाइन जो है
ऑनलाइन भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट कॉलेज आने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन के थ्रू, कोरिस्पॉन्डेंस के थ्रू भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो फीस पे डिपेंड करती है। आपकी फ़ीस अगर हम एवरेज बात करें तो 20 से 30 हज़ार तक हो सकती है, बट वो भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, कितना बड़ा कॉलेज है, कहाँ उसकी लोकेशन है, किस तरीके का कोर्स स्ट्रक्चर है, तो उस पर भी जो है डिपेंड करती है फीस, ठीक है। तो जनरली देखें ओवरऑल 20 से 30 हज़ार। और ये कौन सी वाली फीस है? ये वो फीस है जो कि आपको, ये जो हमने पढ़ा था ना, जिसमें आपको 2 सेमेस्टर्स देने होंगे, 12 एग्जाम, ये उन वाले जो है एग्जाम्स की फीस है। कौन कौन से कॉलेजेस है उसकी बात भी हम थोड़ी देर में भी करेंगे। सैलरी कितनी मिलती है? अगर हम ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, हमारी जॉब लग जाती है, तो सैलरी क्या होती है, कितनी होती है और हमें किस किस टाइप के वहाँ पे रोल मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 लाख से 6 लाख के बीच में पर एनम, क्योंकि ये शुरुआती सैलरी होती है, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो सैलरी धीरे धीरे वो बढ़ जाती है। कौन कौन से रोल, मतलब कौन कौन सी पोस्ट में आपको काम करना पड़ेगा इसके बाद, जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, क्रेडिट और रिस्क मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, इंटरनल ऑडिटर्स, या इस तरह की बहुत सारी जो है, मतलब आप मान लीजिए जो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, तो इन सभी सेक्टर्स में आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, ठीक है। ये जो अपॉर्चुनिटीज की हमने बात की बिल्कुल बेसिक है, इसके बहुत सारे और एड ऑन बेनिफिट्स होते हैं, वो सब मैं भी आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी हम सिर्फ बेसिक बेसिक देख रहे हैं कि इस कोर्स से बेसिक मिनिमम जो है कितना बेनिफिट हमें मिल जाता है। कौन कौन सी कंपनी जो है रिक्रूटमेंट करती है, ये कौन कौन सी कंपनीज में हमारे को जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो ये तो रोल था कि हमें क्या क्या जॉब मिल सकती है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन सब की कौन कौन सी किस किस टाइप की कंपनी में हमें जॉब मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर की, ठीक है, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की, ऑडिटिंग जो कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट बैंकिंग जो सेक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, तो ये उन कंपनीज के नाम है, मतलब ये कंपनीज, ये मतलब ये सेक्टर है, इसी सेक्टर की कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे वो शॉर्ट रूट की बात आ गई। मैंने आपको बोला था कि या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपके 12 सब्जेक्ट है ना, या तो आप इस रूट के थ्रू जा सकते हैं जिसमें आपको पूरा 1 साल लगता है और आपकी फीस जो है 20 से 30 हज़ार तक होती है, ठीक है। या तो आप इस रूट के थ्रू जा सकते हैं, या फिर एक बहुत ही जो आपका IIBF होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो इसने सिर्फ जो है DBF के कोर्स को ऐड किया हुआ है अपने उसमें। बहुत सारे जो डिप्लोमा कोर्स है इसने उसको नहीं लिया, सिर्फ DBF वाले कोर्स को ही IIBF ने जो है मंजूरी दी है। और IIBF जो है DBF का डायरेक्ट एग्जाम आपसे लेता है। एग्जाम का क्या सिलेबस होता है उसके हम लोग अभी लोग थोड़ी सी बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ये तो आपके तरीके हैं कि आप किस किस कॉलेजेस से जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि IIBF के थ्रू हम लोग कैसे जो है एग्जाम को क्वालिफाई, मतलब क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको IIBF का सर्कुलर वो सब रीड कराऊंगी, जहाँ पे वो सारे जो चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ना, वो चीज़ें वो सर्कुलर में भी मेंशन होगी, उसकी हम अभी बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप IIBF के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हैं, IIBF इसकी वेबसाइट है iibf.org.in, वहाँ जाके आप इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं खुद को। वहाँ पे 2 ऑप्शन खुलेगा, एक होगा मेंबर्स का और एक होगा नॉन मेंबर्स का। तो मेंबर्स मतलब होते हैं जो कि बैंकों में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर बैंकों में जॉब लग गई, जैसे कोई SBI में जॉब कर रहा है, कोई PNB में, तो वो हो गए मेंबर्स। नॉन मेंबर्स कौन हो गए? जिन्होंने अभी 12th या ग्रेजुएशन की है, तो वो नॉन मेंबर्स हो गए, मतलब जो बैंकों में जॉब जिनकी नहीं लगी, जो भी बैंक में वो फ्यूचर में ट्राई करेंगे या फिर वो जाना चाह रहे हैं, बट अभी वो बैंक में जॉब नहीं करते, तो वो नॉन मेंबर्स हो जाएगा। तो आपको नॉन मेंबर्स के तौर पे iibf.org.in पे खुद को रजिस्टर कराना होता है। स्टार्टिंग में आपको कुछ इनरोलमेंट फीस देना होता है, फिर बाद में आपको और जो है अपना जो भी एग्जाम फीस है वो है। तो अगर आप IIBF के थ्रू जाते हैं तो मुझे लगता है मुश्किल से आपका एक बार में 5, 6, 7 हज़ार, मतलब मिनिमम आप 6 to 7,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपका खर्चा लग जाएगा, 6,000 से 7,000, जो कि काफ़ी कम है, टाइम भी कम है, पैसा भी, खर्चा भी इसमें काफ़ी कम है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हमें क्लियर करने होंगे अगर हम IIBF के थ्रू जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बोला था ना कि IIBF की हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो अब हम वो शुरू कर रहे हैं कि IIBF के थ्रू हम कैसे जा सकते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये उस इंस्टीट्यूट का नाम है। जनरली इस इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, उनके जो भी जो इंक्रीमेंट्स होते हैं, तो उनके कोर्स कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी जाती है IIBF को, ठीक है। तो डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एक ऐसा कोर्स है जिसको IIBF जो है कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे इसमें? आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला होगा आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सेकंड पेपर होगा आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, तीसरा पेपर होगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, और चौथा पेपर होगा रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट। तो आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे तो 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़े थे और यहाँ पे सिर्फ 4 सब्जेक्ट में हमें वो डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा, ऐसे कैसे? ये सिर्फ 4 बुक्स के नाम है, लेकिन इनका अगर आप अंदर जाके सिलेबस देखोगे तो बहुत डिटेल में, तो जो चीज़ें आपके वहाँ 12 बुक्स में कवर है, वही चीज़ आपके यहाँ पे 4 बुक्स में कवर है, इस तरह से। अभी मैं आपको उसका सिलेबस दिखाऊंगी कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या सिलेबस है, वो सभी की हम अभी थोड़ी देर में बात करें। कौन सी बुक्स हमें लेनी चाहिए? तो IIBF खुद बोलता है, ये एग्जाम कंडक्ट कराता है और ये खुद बोलता है कि आपको मैकमिलियन
जो है पब्लिश की बुक लेनी चाहिए। मैकमिलन की जो है बुक्स आपको मिल जाती है। इसको आप ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट से सीधे ऑर्डर कर सकते हैं और बुक्स आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बोल सकते, 3,000 तक में आपकी 3,000 या 3500 के बीच में आपको जो है एक बुक आप 700 रुपये के तक की मान सकते हैं। तो 3,000 के अंदर 2,800, 2,700, 2,500 के बीच में आपकी जो है बुक्स आ जाती है चारों के चारों सब्जेक्ट्स की। ठीक है, बुक्स थोड़ी बल्कि है, डिटेल में है, पर उसका भी हम लोग देखेंगे कि इतनी, क्योंकि जैसे आपकी जो पहली बुक है इंडियन इसमें 600-700 पेज है, जो सेकंड बुक है इसमें 900 पेज है, तो इतनी सारे डिटेल में जो बुक्स है उसको हम लोग कैसे कवर करें, तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि कहाँ से आपको सारा कुछ पढ़ना चाहिए। सोर्स ऑफ एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया कि iibf.org.in आप जाके खुद को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। एग्जाम कब होता है? साल में 2 बार जो है IIBF इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, मई और दिसंबर में। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीना सफिशिएंट है। या तो आप क्या कीजिए, जैन या फेब में आपका रजिस्ट्रेशन निकलता है, जैन फेब में आप रजिस्ट्री करा लीजिए और मई में आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ही मई में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जनरली एग्जाम आपका संडे को होता है। ठीक है, तो मई महीने के जो पहले 4 संडे होंगे ना, संडे या तो उसमें जो है आपका ये एग्जाम किया जाता है। कई बार जो है बैंकों का 2nd और 4th सैटरडे को हॉलीडे रहता है, तो आपका जो बैंकों में JIB एग्जाम होता है ना, वही नॉन बैंकर्स के लिए DPF एग्जाम होता है। तो कई बार आपका संडे या कई बार 2nd सैटरडे संडे इस तरह से जो है आपका एग्जाम मई मंथ में होता है। अगर आपका मई मंथ में हो जाएगा तो आपको वैसे ही जो है 1 या 2 महीने के अंदर आपको जो डिप्लोमा का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप मई में क्लियर नहीं कर पाए, या फिर 4 में से आपने 1 या 2 सब्जेक्ट क्लियर किया, 1-2 में आप फेल हो गए क्योंकि बुक्स बहुत बल्कि है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अगले सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर दीजिए, दिसंबर में आप फिर उस एग्जाम को लिख सकते हैं। तो मतलब आपके पास चांस काफी रहते हैं। ठीक है, उसका हम मतलब उसका हमें ज्यादा टेंशन लेने का इसमें जरूरत नहीं है। ऑनलाइन सोर्स क्या है, इतनी सारी बल्कि बुक है तो क्या करना चाहिए? तो एक चैनल है हमारा टू हैंड्स JIB चैनल, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा। अभी की मैं बात करूँ तो आई थिंक 1,57,000 सब्सक्राइबर इस चैनल में है, और ये सारे ही जो है ज़्यादातर बैंकर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है बैंक को ज्वाइन किया हुआ है, और वो बैंकर्स JIB और CIB एग्जाम्स के लिए इस चैनल में है। बट JIB का जो सिलेबस है और जो DBF का सिलेबस है वो 100% सेम है। बस डिफरेंस ये है कि JIB कौन लिखता है? जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, SBI में आपकी जॉब है, PNB में जो पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं वो JIB लिखते हैं, और सेम एग्जाम नॉन मेंबर्स मतलब जो बैंकों में नहीं है उनके लिए DBF होता है। बट सेम एग्जाम है, बस नाम अलग अलग, बोलते हैं ना चीज वही है पर नाम अलग अलग है, तो वही है। और ये जो टू हैंड्स चैनल है वहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जैसे मैंने आपको बताया 4 सिलेबस है, उनकी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते रेट में। इसको आप मंथली बेसिस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 299 पर मंथ होने वाले। तो ये आपके ऊपर है कि आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कितने महीने में आप वीडियोस देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उतने महीने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो अगर देखा जाए तो पर मंथ का ये 300 रुपये। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 3 महीना या 4 महीना काफी रहेगा। तो देखा जाए 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो सिर्फ आपका आ जाता है 1200 रुपये। तो 1200 में आपको पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे मिल जाता है और आप उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन सोर्स बहुत सस्ते और चीप रेट में अवेलेबल है। और क्या बेनिफिट, अगर मान लीजिए हमने एग्जाम क्लियर कर लिया तो हमें क्या फायदा होगा? मान लीजिए बहुत से लोग जो बैंकिंग में जॉब करते हैं तो उनका ये रहता है कि कोई गवर्नमेंट बैंक की तैयारी कर रही है, उनकी जॉब लग जाएगी। तो जैसे ही आपके बैंक में जॉब लग जाएगी तो उसके बाद जनरली जो भी बैंक में जॉब करता है उसको 2 एग्जाम लिखने होते हैं, एक होता है आपका JIB और दूसरा होता है CIB। JIB CIB के अपने अपने बेनिफिट होते हैं। इंक्रीमेंट क्या होता है? जैसे आप किसी भी जगह पे बैंक में मान लीजिए ज्वाइन कर लिया, आपकी सैलरी एग्जांपल के तौर पे आप क्लर्क का ज्वाइन किया और आपकी सैलरी है 35,000, तो हर साल आपको जो है इंक्रीमेंट मिलता है। मान लीजिए 2,000 या 1,500 का आपको इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, हर साल आपकी सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट। तो वो जो इंक्रीमेंट मिलता है, अगर आप लोग JIB का एग्जाम क्लियर करते हैं तो 1 इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, और अगर आप CIB का कर लेते हैं तो क्लर्कल के केस में 2 इंक्रीमेंट और ऑफिसर्स के केस में 1 इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है। तो यानी आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो सैलरी को बढ़ाने के लिए JIB और CIB वाले एग्जाम हर बैंकर्स को करने होते हैं। तो आपने बैंक ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आप ऑलरेडी डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस कर चुके हैं, तो आपको JIB दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस 100% सेम होता है और एक कोर्स को आप 2 बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका DBF है उसको आप JIB में कन्वर्ट करा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया। और क्या फायदा होगा? आप मान लीजिए बैंकों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब या जो भी बैंकिंग जॉब्स के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपको काफी बेनिफिट मिल जाता है। एक और बेनिफिट है, आप लोग जानते हैं कि जैसे आपका बैंकिंग का जो मेंस है ना, मेंस एग्जाम में आपका बैंकिंग अवेयरनेस आता है, करंट अफेयर्स तो आती है, प्लस करंट अफेयर्स के साथ आपका बैंकिंग अवेयरनेस होता है, जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है। तो अगर आप लोग ये डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कर लेते हैं तो आपका जो भी बैंकिंग अवेयरनेस है वो आपको बहुत सिंपल लगेगा, क्योंकि इतने हाई लेवल का इसकी आप स्टडी कर रहे हैं, इतने हाई लेवल का ये कोर्स कर रहे हैं डिप्लोमा। तो उसके बाद से जो आपका बैंकों में जो मेंस का एग्जाम होता है, जिसमें आपका चौथा पेपर क्या होता है,
चाहे पीओ की बात कर लीजिए, क्लर्कल की बात कर लीजिए, जो चौथा एग्जाम होता है वो होता है बैंकिंग अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स। तो उसमें जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो आपका काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस में आपके पूरे पूरे नंबर आने के चांस होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका बहुत डिटेल कोर्स कर चुके होते हैं। ये आपके लिए बहुत बेसिक वाली बात हो जाती है, ठीक है। इसका बेनिफिट आपको वहां पे भी मिल जाता है। तो इतने सारे 3-4 बेनिफिट की तो मैंने 2-3 बेनिफिट की तो मैंने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। 3 बेनिफिट क्या है? इंटरव्यू में फायदा होता है, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो और वहां पे आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि आपने डीबीएफ का कोर्स किया हुआ है, तो एक अलग से आपकी इमेज बन जाती है और 2-3 नंबर आपको एक्स्ट्रा ही मिल जाते हैं। और आप लोग जानते हैं इंटरव्यू ऐसी जगह पे एक नंबर 0.5 मार्क्स से जो हमारी जॉब जो है रह जाती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव आपको बेनिफिट देता है। तो मतलब ये आपके लिए कुल मिला के विन विन सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पे कुछ कोर्सेज की बात है। जनरली ये कोर्स कौन से हैं? जो कि आपके 1 साल वाले, ठीक है। या तो आप आईआईबीएफ से कर लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया, उसके बहुत सारे बेनिफिट। अगर कुछ लोग आईआईबीएफ से नहीं करना चाह रहे तो वो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? जैसे आपका एमआईटी कॉलेज पुणे में है, नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लखनऊ में है, ऐसे न्यू आर्ट्स कॉमर्स, ये सारे जो कॉलेज है ना, इसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपकी फीस कितनी है? एमआईटी वाले में 20,000 की फीस है, इसमें 15,000 और इसमें 9,500। प्लेसमेंट में कितना ऑफर मिलता है एवरेज? तो यहाँ पे 4 लाख साल का, इसमें 2.5 लाख, इसमें 2 लाख के आसपास। तो ये आपका प्लेसमेंट मिल सकता है। तो ये मैंने कुछ डेटास रखे हैं कि अगर डीबीएफ कोर्स कर लेते हैं तो जरूरी नहीं कि हर कोई बंदा जिसने डीबीएफ क्लियर किया तो उसको बैंकों में जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। बट आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसकी हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। 3 बेनिफिट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए कि बैंक के बाद आपको जेईबी नहीं करना पड़ेगा, इंटरव्यू में आपको बेनिफिट होगा, और तीसरा क्या है कि जब आपका मेंस का एग्जाम है जहाँ पे आपका करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग अवेयरनेस होता है, तो बैंकिंग अवेयरनेस आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और उसमें जितने भी क्वेश्चन आप उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं, वो आपको बहुत डिटेल में जो है समझ में आ जाते हैं। तो ये इसके बेनिफिट यहाँ पे हो गए। यहाँ पे मैंने कॉलेज के नाम भी बता दिए। तो या तो आप आईआईबीएफ से कीजिए जहाँ पे आपको सिर्फ 6 महीने में सारा काम हो जाएगा, या अगर किसी को आईआईबीएफ से नहीं करना तो वो इन कॉलेजेस से कर सकता है। बट ज्यादातर इन कॉलेज में क्या है, आपको पहले इनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद फिर आपका कहीं कहीं पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, फिर उसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। फिर आपको 2 सेमेस्टर्स क्लियर करने होते हैं। पहले सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट, दूसरे में 6 सब्जेक्ट, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। वो सारा डिटेल प्रोसेस आपको करना होता है। तो इतना सारा तामझाम इतना डिटेल में करने से अच्छा आप आईआईबीएफ के 4 सब्जेक्ट क्लियर करो। और एक और बात, अगर आप आईआईबीएफ के थ्रू करते हो तो आपको बाद में जेईबी ये सब भी नहीं लिखना। तो वो लोग जिनको बैंकों में जाना है, जिनको फ्यूचर में बैंकिंग में करियर बनाना है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। बैंक में जॉब लग गई तो भी फायदा है, तब तो फायदा ही फायदा। अगर नहीं लगी तो भी बहुत सारे सेक्टर्स में आपको जॉब के अपॉर्चुनिटीज जो है मिल जाती है। और कोई कॉलेजेस, तो और मैंने कुछ और कॉलेज के नाम रखे हैं जो कि आपका ये कोर्स कंडक्ट कराते हैं। NMIMS नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ये लखनऊ में, मुंबई में, पुणे में, देहरादून में। तो मैंने 8-10 कॉलेज के नाम रखे। कितनी फीस जाती है, मैंने फीस भी यहाँ पे आपकी ऑनलाइन डेटा से सारा कुछ आपका रखा हुआ है, इसको भी एक बार आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके जो है 8-10 न्यू आर्ट्स एंड कॉमर्स साइंस कॉलेज अहमदनगर, तो ये सारे और जो है अदर्स कॉलेज से जहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको सारा सोर्स बता दिया कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि अगर आप लोगों की जगह मैं होती और मेरे को किसी कोर्स से करना होता, तो नॉर्मल सी बात है कि हर कोई चाहता है कि कम टाइम में उसको ज्यादा बेनिफिट मिले। तो मेरे हिसाब से आप लोग आईआईबीएफ से जो है इस कोर्स को कंडक्ट कीजिए, इस कोर्स के एग्जाम को लिखिए और उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। तो आईआईबीएफ एक बहुत अच्छा और बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। ये एक सर्कुलर मैंने आपका आईआईबीएफ के लिए रखा है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जेआईबी कराता है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये आपका डीबीएफ, एसओबी और सीआईबी। तो जेआईबी सीआईबी जनरली बैंक के लिए होता है, डीबी एंड एफ डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस आपका नॉन बैंक के लिए होता है, ठीक है। इसमें कितने एग्जाम होते हैं? आपको 4 कंपल्सरी एग्जाम आपको लिखने होते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग जेआईबी की बात करेंगे। सीआईबी जनरली उनके लिए होता है जो लोग बैंक का एग्जाम क्लियर कर चुके होते हैं। तो हम लोग तो डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपका हो जाता है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये आपके, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जेआईबी या डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो 4 सब्जेक्ट है उसमें से पहला होता है इंडियन इकोनॉमी, दूसरा है प्रिंसिपल, तीसरा अकाउंटिंग और ये चौथा है हमारा रिटेल। तो ये मैंने आपको लिए पीडीएफ में अवेलेबल कराया था, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। और ये उनका ये मॉड्यूल्स है। जो पहला पेपर है उसमें आपके 4 मॉड्यूल आपको पढ़ने होंगे, दूसरे पेपर में 4 मॉड्यूल, चारों में 4-4 मॉड्यूल आपके होते हैं। एक मॉड्यूल में आपके 10 चैप्टर 15 चैप्टर ऐसे होते हैं। उसकी भी अभी मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे वो चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो है इस पीडीएफ में जेआईबी से भी सब कुछ दिया हुआ है डिप्लोमा, तो हम लोग सिर्फ अपना डिप्लोमा वाला देखेंगे ना, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो जेआईबी या डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो 4 पेपर होते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं। टाइम कितना मिलता है? 120 मिनट, यानी 2 घंटे का टाइम मिलता है 100 क्वेश्चंस का। और एमसीक्यू क्वेश्चंस विद 100 क्वेश्चंस इन ड्यूरेशन, तो आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो बीच में जब ये आया था ना सर, मतलब एग्जाम का आपका सिलेबस जो है रिसेंटली चेंज किया था अगस्त 2022 में, तब शुरुआत में बात चल रही थी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग करेंगे, बट बाद में एसोसिएशन
के कहने पे ऐसा थोड़ा जो है इसको वापस ले लेता। तो अभी नेगेटिव मार्किंग का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। अभी की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ एमसीक्यू पैटर्न्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 2 घंटे में 100 क्वेश्चन हमें करने रहते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि कितना टाइम आपको मिलता है। तो क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बुक्स में पढ़ना पड़ता है, तो टाइम ड्यूरेशन का यहाँ पे एक रूल दिया हुआ है। क्या रूल है देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या होता है कि जैसे आपको कहीं भी आप लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको इनरोलमेंट करानी होती है। आप एक तरह से रजिस्ट्रेशन समझ सकते हो। हर साल का फीस तो लगेगा पर इनरोलमेंट भी रहता है। तो जब आप पहली बार खुद को इनरोल कराओगे तो उसमें आपको 3 साल का टाइम दिया जाएगा और 3 साल में आप 5 बार एग्जाम लिख सकते हैं। हर बार आपको जो भी आपका फीस है, हर साल का जो फीस है वो तो देना ही पड़ेगा, बट एक बार में अगर आप इनरोलमेंट कराओगे तो उसमें आपको 3 साल मिलेंगे और 3 साल में आप 5 बार कभी भी एग्जाम लिख सकते हैं। 3 साल में देखा जाए तो 6 सेमेस्टर होंगे ना, बट आपको 3 साल में 5 अटेम्प्ट मिलेंगे। कोई भी 5 अटेम्प्ट जो है आप उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कितना परसेंट मार्क हमें चाहिए होगा क्लियर करने के लिए? तो हमें एग्रीगेट जो है 50% मार्क्स यहाँ पे चाहिए होते हैं, ठीक है। मार्क्स की भी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे समझते देखिए, आपने मान लीजिए इनरोलमेंट करा ली, कहाँ से? iibf.org.in से आपने अपने आप को इनरोल करा लिया, ठीक है। तो इनरोल कराने के बाद आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इनरोलमेंट जो फीस होती है उसको पे करने के बाद, वो ज़्यादा नहीं होता, 2-3 हज़ार ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। वो आपने इनरोलमेंट करा लिया तो उसके बाद आपको क्या मिलता है? 3 साल का टाइम मिल जाता है। 3 साल का टाइम है। अब कोर्स की बात हो रही थी 6 महीने में, तो 3 साल ये मैक्सिमम टाइम है। मतलब जरूरी नहीं है कि, मतलब बहुत से लोग तो उसको पहली बार में भी क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई नहीं कर पाया तो उनके लिए मैक्सिमम टाइम है कि एक बार में अगर आप इनरोलमेंट कराते हो तो आपको कितना टाइम मिलेगा? 3 साल मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने में एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, तो 6 करके आपके कितने सेमेस्टर हो गए? यहाँ पे 3 साल में 6 महीने के हिसाब से आपके 6 सेमेस्टर्स हो गए, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर्स में से आप किसी भी 5 सेमेस्टर में एग्जाम को लिख सकते हैं। कोई भी 5, मान लीजिए कोई एक सेमेस्टर छूट गया तो कोई बात नहीं, अगले बार में आप लिख लेना। तो टोटल 5 बार आपको मौका मिलता है 3 साल में। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, 3 साल में हमें 5 बार मौका मिलता है। तो उन 5 बार में से आप चाहे तो पहली बार में क्लियर कर लीजिए, आपको पहली बार में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहली बार में फेल हो गए तो कोई नहीं, दूसरे में कर लीजिए, फिर फेल हो गए तीसरे में कर लीजिए, फिर फेल हो गए चौथे में कर लीजिए, फिर फेल हो गए 5वें में कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल 5 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं एक बार में एनरोलमेंट कराने से। और वो 5 अटेम्प्ट कितनी बार में? 3 साल में आपको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे तो 5 ही हुए, एक अटेम्प्ट और बचा, तो उसको अब आपको नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए एक और केस है कि पहले अटेम्प्ट में आपने फेल हो गए, दूसरी बार आप जा नहीं पाए, फिर तीसरा जो सेमेस्टर तब आप फिर फेल हो गए, चौथी बार फिर फेल हो गए, 5वीं बार फेल हो, तो हमने कितने बार लिखा? 1 2 3 4 बार लिखा ना। हम एक बार और मौका मिलेगा, तो टोटल हमें 5 बार मौका मिलेगा 3 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ तो हमने लाइन से अपने 5 अटेम्प्ट खत्म कर लिए थे, तब वो 3 साल का सिस्टम लागू नहीं होगा। बट बीच में मान लीजिए हम किसी सेमेस्टर में नहीं गए, हम कुछ और काम कर रहे थे, हमारे पास टाइम नहीं मिला, कुछ भी आपका इशू जिस वजह से आप किसी सेमेस्टर में एग्जाम नहीं देने गए, तो कोई इशू नहीं है। तो आपको जो है 3 साल में 5 बार जो है एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो ये 5 बार आपको मौका मिल रहा है। मतलब पहले मौके में आप एग्जाम क्लियर करके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके तो दूसरा, फिर तीसरा, और हर बार आपका फीस रहता है। शुरुआत में अगर हम फीस की बात करें तो कुछ 2700 रहता है, बाद में ये 1300 इस तरह से जो आपका फीस आपको पे करना रहता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का एग्जाम स्ट्रक्चर है। पासिंग मार्क की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कितने नंबर जो है हम लोग क्लियर कर जाते हैं। जनरली 4 पेपर होते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि 100 आपके क्वेश्चंस रहेंगे और आपका 100 क्वेश्चंस में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस 2 घंटे का, चारों एग्जाम में एक ही पैटर्न है। पूरा का पूरा जो पेपर है आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है। ये आपका दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल। अगर आपको इंग्लिश आती है तो ठीक है, अदरवाइज आप हिंदी में भी एग्जाम को लिख सकते हैं। बट जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब आप हिंदी का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, या फिर अगर आप भूल गए, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप हिंदी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना भूल गए, कोई बात नहीं, जब आप पेपर लिखने बैठेंगे तो वहां पे भी आप, जब आप शुरुआत करते हैं पेपर, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है इंग्लिश या हिंदी का, तो वहीं पे आप हिंदी करके उसको आसानी से हिंदी में भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज में आप ये पेपर दे सकते हैं। पूरा पेपर एमसीक्यू होता है, इसमें कोई भी आपका डिस्क्रिप्शन लिखना इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं है। पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड ही होता है और पूरा पेपर आपका मैकमिलियन बुक से ही आता है। और जो मैंने आपको वीडियोस अवेलेबल कराई है 2 हैंड्स ऐप में, इसको आप यूट्यूब में जो चैनल है वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। पूरा का पूरा बुक मेरी जो वीडियोस है वो मैकमिलियन बुक को कवर करती है। तो मैकमिलियन बुक के हर चैप्टर को बहुत डिटेल में बताया गया, ठीक है। तो उससे आपकी पूरी की पूरी जो बुक है वो कवर हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल है कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। खासतौर पर जो अकाउंटिंग का पेपर, वहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की टर्म्स है, ठीक है। तो वो सभी समझने के लिए आपको वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी है, बहुत सारे डिटेल में चीज़ें हैं जो आप वीडियो की हेल्प से आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको बेनिफिट मिलता है। मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए मार्क्स का सिस्टम क्या होता है कि मिनिमम आपका 50% मार्क्स चाहिए। तो अगर आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो आपका एग्जाम क्या होता है? क्लियर माना जाता है। मिनिमम 50% आपके मार्क्स होनी चाहिए। अगर आपने चारों पेपर एक ही अटेम्प्ट में निकाल लिए तो उस केस में आपका 45% हर सब्जेक्ट में सफिशिएंट है।
टोटल अगर हम एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट परसेंटेज चारों सब्जेक्ट का 50% बनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए मैंने इसी सेमेस्टर में पहले मान लीजिए मैंने पहला पेपर क्लियर किया, पहले पेपर में मेरे आगे सिर्फ 45, तो क्या मैं फेल हूँ? नहीं, आपके बाकी के मार्क्स भी देखे जाएंगे। सेकेंड में मान लीजिए आपके आगे 50, ठीक है, तीसरे मान लीजिए आपके आगे 55, ठीक है, चौथे मान लीजिए आपके 50 आ गए, तो यहाँ पे जो 5 नंबर कम आ गए थे वो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गए, तो एडजस्ट हो गए ना। टोटल हम परसेंट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 50%, तो भी हम लोग पास माने जाएंगे। बट शर्त क्या है कि चारों के चारों पेपर आपको एक ही बार मिले। ऐसा नहीं कि आपने इस बार पहला पेपर क्लियर किया दूसरी बार नहीं, इसमें आपको चारों के चारों सब्जेक्ट जो एक ही बार में क्लियर करने पड़ेंगे, तब आपको 45 मार्क्स वाला बेनिफिट दिया जाता है। ठीक, तो एक बार मान लीजिए हमारे चार, जैसे हमारे को अलग अलग अटेम्प्ट मिलते हैं, मान लीजिए पहले अटेम्प्ट में मैंने एक सब्जेक्ट में 55 मार्क्स लेके आ गया, लेकिन दूसरे में मैं फेल हो गया, तीसरे में मेरे 30 मार्क्स आए, चौथे में मान लीजिए 35 आए, पांचवें 40 आए, और इस तरह से वो पहले में 55 आए, दूसरे में 30, तीसरे पेपर में 35, चौथे में 40। तो इन तीनों में तो मैं फेल हूँ, बट मैंने एक में 50 से ज्यादा नंबर लिए 55, तो ये पेपर आपको अगली बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगली बार आपको ये 3 पेपर लिखने पड़ेंगे, बट आपको 45 वाला बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, यानी आपको सब में 50 से ऊपर नंबर, मतलब मिनिमम 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आपका एग्जाम क्लियर माना जाएगा। तो यहाँ पे एक और बेनिफिट है कि कैरी फॉरवर्ड का आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप 50 या उससे ज्यादा, मिनिमम 50, अगर आपके 50 भी नंबर आ गए तो अगली बार आपको पेपर लिखने की जरूरत नहीं है। बट वो जो ओवरऑल 3 साल का जो ब्लॉक है वो तो रहेगा कि 3 साल का जो ब्लॉक है जिसमें आपको 5 अटेम्प्ट, उसके अंदर अंदर आपको ये 50 प्लस ला के उसको निपटा देना है। जैसे आपका 3 साल वाला ब्लॉक खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको सारा पेपर दोबारा से लिखना रहता है। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक बताया इस एग्जाम के बारे में कि क्या क्या चीजें, किस किस तरह से चीजें यहाँ पे काम करती है। एक बार चारों बुक का जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं मैकमिलियन बुक से। ठीक है, तो ये आपकी पहली बुक है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और देखिए नीचे आपकी मैकमिलियन एजुकेशन, ये बुक की पब्लिशर का नाम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, देखिए यहाँ पे इसका लोगो भी, यानी आईआईबीएफ ही इस बुक से पढ़ने को बोलता है, और पूरा का पूरा सिलेबस जो आईआईबीएफ देता है, पूरा का पूरा जो एग्जाम होता है वो इसी बुक से आपका कंडक्ट कराया जाता है। तो पहली आपकी ये बुक हो गई, इसमें आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा था। पहले मॉड्यूल का नाम है आपका इंडियन इकोनॉमी आर्किटेक्चर, इसमें आपके 11 चैप्टर्स हैं। मॉड्यूल बी इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, इसमें आपके बाकी के आगे के चैप्टर हैं 12 से 19। इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इसमें 20 से लेके आपके 28 तक चैप्टर है। लास्ट मॉड्यूल डी जिसमें आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में रहेगा, 29 से लेके 45। तो जो पहली बुक है उसमें आपको 45 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, और इसमें बहुत डिटेल है, तो 635 पेजेस की पहली बुक है। तो ये सारी वीडियोस आपको 2 हैंड्स ऐप में मिल जाएगी, पूरा का पूरा डिटेल में ये कवर है। पहले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको टॉपिक वाइज इस पीडीएफ में बताया गया है, और ये आपकी बुक से ही मैंने जो है पीडीएफ आपकी बनाई है। तो ये सारा आपका मॉड्यूल डी में ये चैप्टर्स में ये टॉपिक्स है। तो देखिए कितना कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे, कितना ये डिटेल में आप लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इतना कुछ हमारा ये मॉड्यूल डी यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गया। लास्ट था ना 45, ये था आपका। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड आपका जो पेपर है वो है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ऐसी आपकी बुक होगी, और ये भी वही आपका कौन सा मैकमिलियन एजुकेशन की बुक होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक एंड फाइनेंस जो है इस बुक को बोलती है कि इसी बुक से आपको पढ़ना है, इसी में का पूरा सिलेबस होता है। इसमें भी 4 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल ए में आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक रहेंगे, और देखिए कितने सारे ये बैंकों के सारे टॉपिक्स हैं। मॉड्यूल बी फंक्शन ऑफ बैंक में 22 से लेकर आपके 41 तक चैप्टर्स, अभी सिर्फ आपके मॉड्यूल बी कंप्लीट हुए। मॉड्यूल सी की बात करें बैंकिंग टेक्नोलॉजी 42 से लेकर 50। मॉड्यूल डी की बात करें इथिक्स 51 से 55। तो 55 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं, किसमें? मॉड्यूल जो है जो आपका दूसरा पेपर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में। सो यही डिफरेंस है आपका ये 6 महीने वाले कोर्स और 1 साल। तो वहां पे आपको 12 बुक्स पढ़नी थी, वही 12 बुक्स आपके यहाँ पे 4 बुक्स में कवर है। तो आप सोच सकते हैं कितना बल्कि सिलेबस है। और ये 55 के 55 चैप्टर्स की वीडियो आपको कहाँ मिल जाएंगी? 2 हैंड्स, जो मैंने आपको बताया चैनल भी है 2 हैंड्स यूट्यूब में, या आप चाहे तो उसकी ऐप से भी इसको पूरे की पूरी वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो 55 के 55 चैप्टर्स की सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएगी, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। ये उसी का जो चैप्टर है ना, उसको एक एक टॉपिक को बता रखे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने, ये उन टॉपिक्स के नाम आपको दिए गए। तो सेकंड बुक में हमें 55 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, टॉपिक ज्यादा हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि इसका जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दूसरे में हमें 45 चैप्टर करने हैं। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, ये आपका तीसरा पेपर है। इसमें आपके मॉड्यूल ए में पहले 11 चैप्टर है, बी में 12 से 18 है, सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 19 से लेके 28 है, डी टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग में आपके 35 है। तो सिलेबस इसमें सिर्फ 35 चैप्टर से, बट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है इसमें, जैसे रेशियो हो गया, कैलकुलेशन वाईटीएम हो गया, फॉरेक्स हो गया, कंपनी अकाउंट 1, 2, तो काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, काफी डिटेल में न्यूमेरिकल्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा।
ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ये तीसरा है, इसकी भी वीडियो आपको वहीं टू हैंड्स आप यूट्यूब में मिल जाएगी, चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, ये टॉपिक का लेके सब बताया कि किस किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। मॉड्यूल बी में इतने सारे टॉपिक है, फिर मॉड्यूल सी के टॉपिक्स है, और मॉड्यूल जो डी है उसके ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलिए 3 सब्जेक्ट की हमने बात की। चौथा और आपका लास्ट पेपर आता है रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट। ये आपका चौथा पेपर होता है, और इसमें कितने मॉड्यूल हैं? इसमें भी 4 मॉड्यूल है। पहले मॉड्यूल में आपका पहले 4 चैप्टर है। सबसे अगर मैं इजी बताऊं तो सबसे जो लास्ट पेपर है ना, वो सबसे इजी आप लोगों को पड़ता है। कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए वो सारी आपको टू हैंड्स जो ऐप है वहां पे आपको मिल जाएगी। हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेआईबी उस नाम से मिलेगा, पर सिलेबस हमारा सेम 100% सिलेबस सेम है। मॉड्यूल बी में आपका चैप्टर नंबर 5 से लेकर 16 मिलेगा। मॉड्यूल बी का नाम है रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी। मॉड्यूल सी का नाम है सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग और बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट। 17 से लेकर आपके 21 तक है। सॉरी, इसमें आपके 5 मॉड्यूल एक्चुअली। जो मॉड्यूल डी है उसका नाम है वेल्थ मैनेजमेंट, 23 से 26। जो लास्ट है आपका एडिशनल रीडिंग मटेरियल, यहाँ पे आपका 27 से 30 है। टोटल 30 चैप्टर हमें इसमें पढ़ने होंगे। इसकी अगर हम यूनिट वाइज की बात करें कि हर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो मॉड्यूल ए में ये सारा टॉपिक है, मॉड्यूल बी के ये सारे टॉपिक्स हैं, और मॉड्यूल सी का ये हो गया आपका, ये भी बी है। मॉड्यूल सी में है आपका ये सारा कुछ सपोर्ट में, और लास्ट है आपका मॉड्यूल डी और ई। ठीक है, ये सारा जो मैंने सिलेबस की पीडीएफ बनाई है ये आपका 33 पेजेस में यहाँ पे कवर होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 आउट ऑफ 33। तो जो जितना भी मैंने आपको सिलेबस बताया है, तो सिलेबस बताने में आपको पूरे 33 पेजेस की आपकी पीडीएफ ये कंप्लीट हुई है। ये पीडीएफ यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से लेके शुरुआत, ये आपका लास्ट पेज था, और यहाँ से लेके हम लोगों ने शुरुआत की थी ना पीडीएफ की। ये देखिए इंडियन इकोनॉमी। तो टोटल 33 पेजेस में आपका सिलेबस, सिर्फ सिलेबस की बात ही 33 पेजेस में की है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बल्कि सिलेबस यहाँ पे दिया गया। इसीलिए जो है सिर्फ 4 बुक्स में ही आपका पूरा का पूरा 12 सब्जेक्ट का सब कुछ कवर हो रहा है। तो इसी वजह से आपकी सिर्फ 4 बुक्स है। ठीक है, 4 बुक्स है, 4 एग्जाम है। लेकिन जो सिलेबस है वो मैंने आपको यहाँ पे 33 पेजेस में बताया कि टॉपिक वाइज अगर हम सिलेबस की पीडीएफ की बात करें तो पूरा 33 पेजेस में कवर हो रहा है। तो इतना डिटेल बल्कि सिलेबस आप कहाँ से करें? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यूट्यूब में मैंने जैसे आपको पहले बताया, टू हैंड्स में जो यूट्यूब का चैनल है वहां पे आप इसके लिए टू हैंड्स करके एक चैनल है यूट्यूब, वहां पे आपको पूरा का पूरा जेआईबी सीआईबी का मिलेगा। बट अभी आप बैंक में नहीं है तो सीआईबी आपके किसी काम का नहीं है। जेआईबी जो कि हमारा डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स है, दोनों का दोनों सिलेबस 100% सेम है, बस नाम डिफरेंट है। बैंकर्स के लिए जेआईबी, नॉन बैंकर्स या नॉन मेंबर्स के लिए टीबीएफ यानी डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये चारों के चारों सब्जेक्ट की, जिसका मैंने आपको बताया 33 पेजेस में सिर्फ पीडीएफ कवर हो रहा है। तो पूरा का पूरा वीडियोस आपको आई थिंक 200 के आसपास वीडियोस मिल जाएंगी, 200-250, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। आपको चारों सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएगी। आप चाहे तो टू हैंड्स ऐप भी जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड में, और वहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ बेनिफिट्स ये है कि 3 महीने का 6 महीने का कोर्स थोड़ा डिस्काउंटेड रेट में मिल जाता है। अगर आपको मंथ वाइज जाना है तो मंथ का आपका 299 है। ठीक है, 1 महीने का आपको 299 में चारों के चारों बुक्स की वीडियोस मिल जाती है। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी वीडियोस देख पाते हैं। अगर आप सारी वीडियोस 1 महीने में देख पाते हैं 200-250 वीडियो, तो आपका 300 रुपये में सारा काम हो जाएगा। अगर आप इतना नहीं देख पा रहे तो आप 2 महीने में देख लीजिए, नहीं हो पा रहा 3 महीने में, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, बट अगर आप सारे के सारे वीडियोस देख लेते हैं तब मेरी गारंटी है कि आप आसानी से 100% एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको बाहर से कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियोस देख लीजिए एक बार, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स वाइज मैंने आपको मैकमिलन बुक से वीडियो बनाई है, प्लस बहुत सारे आपको वहाँ पे एमसीक्यू वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी मेमोरी बेस मतलब जो ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए उन सब की भी बहुत सारे आपको 15-20 ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और टू हैंड्स का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो इन केस अगर आप बुक नहीं लेना चाह रहे तो आप उस पीडीएफ से भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं। मतलब आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमें बुक खरीदनी है। वो जो आपकी पीडीएफ है मैकमिलन बुक की, तो वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो इतने सारे आपके बेनिफिट यहाँ पे होने वाले हैं। तो इसके साथ जो मेरा डिटेल डिस्कशन था डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स को लेके, वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। आई थिंक अभी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। पहले हम लोगों ने उसकी बात की थी कि कितने कितने, अगर आप चाहे तो किसी और इंस्टीट्यूट के देखा जाए तो और इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको पहले प्री की तैयारी करनी है, फिर उसका इंटरव्यू निकालना है, फिर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फिर पहले सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट, दूसरे सेमेस्टर में 6, तो काफ़ी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। सो बेटर है कि एक ही बार में सीधे IIBF के थ्रू, मतलब शॉर्ट रूट के थ्रू हमें वो कोर्स का जो है डिप्लोमा का जो है डिग्री मिल जाता है। ठीक है, और IIBF के थ्रू ये भी फायदा होगा कि जैसे आपने कोर्स किया, बैंक आप ज्वाइन करने लिए तो आपको जेआईबी करने का जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके कई सारे बेनिफिट है, इंटरव्यू में आपको फायदा होने वाला है। प्लस आपका जो मेंस में जो बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है वो आपका 100% अच्छे से कवर हो जाता है। मतलब आपको पूरा इतना डिटेल उसमें, अगर आपने पूरी महारत कर ली, एक तरह से बैंकिंग में आपने PhD कर ली ये सब कोर्स करके, तो वो बैंकिंग अवेयरनेस तो आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ हो जाती है ना। तो उसमें भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी इसके थ्रू हो जाती है।
बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स के मैंने आपको ऑप्शन बताए, कंपनीज बताई। इनकेस आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो वहाँ पर आपको बेनिफिट है, तो गवर्नमेंट में तो बेनिफिट होने ही वाला है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि जिन्होंने भी डीवीएफ का कोर्स किया 100% सभी लोग बैंकिंग की जॉब करेंगे। उसके लिए तो आपको बैंकों का जो एग्जाम है वो क्लियर करना पड़ता रहता है, ठीक है। वो तो पड़ेगा ही एग्जाम, वो तो क्लियर करना ही होगा, उसके बाद ही आप लोग बैंक में ज्वाइन कर सकते हैं। बट इसके थ्रू आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है मिल जाती है। सो ये था मेरा पूरा डिटेल डिस्कशन इस कोर्स के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए किस तरीके का डाउट है, वहीं पे आपको आंसर किया जाएगा। अगर मेरे को लगेगा कि डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं होगा तो मैं एक अलग से वीडियो भी इसको लेके आऊँगी, ठीक है। कोई भी डाउट है आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टू हैंड्स की जो ऐप है उसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, और क्योंकि डाउनलोड करना फ्री है, उसके लिए आपको चार्ज नहीं है। और टू हैंड्स का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।